सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 161 श्री बलभद्र माझी जी। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, समवाय क्षेत्र को कारगर बनाने के लिए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो माता बहनों का सेल्फ ग्रुप बनाया। जब मोदी जी आए तो विशेष एक मंत्रालय भी बनाया 2021 में, जिसके मंत्री अमित जी हैं, और उसको आगे कारगर एवं प्रभावी बनाने के लिए अभी कोऑपरेशन का एक विश्वविद्यालय स्थापन करने का एक संविधान अधिनियम बनाने का भी प्रस्ताव है। तो ये जो यूनिवर्सिटी बनेगा विश्वविद्यालय, मेरा प्रश्न ये है कि कितने लोगों को कितना दिन में प्रशिक्षण करने का इसमें प्रावधान रखा है, ताकि जल्द से जल्द हम जो कोऑपरेटिव सेक्टर में ट्रेनिंग देने का सोचे हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से, वो पूरा हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाओं को पहचानते हुए इसको साकार करने के लिए सहकार से समृद्धि का उद्घोष करते हुए अलग से 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। माननीय श्री अमित शाह जी को पहली बार बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। महोदय, मैं माननीय सदस्य को उनके सवाल का जवाब देने से पहले इतना याद कराना चाहता हूं, और मुझे सदन को ये बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मंत्रालय के गठन के 3.5 साल के भीतर ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय ने अभी तक 60 से अधिक नई पहलें की हैं, जो देश की लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों के समग्र विकास और कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। इस विषय में देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बल देते हुए कहा है, सहकार गांव के स्वावलंबन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। इस मंत्रालय का जो मूल उद्देश्य है माननीय अध्यक्ष जी, वो इस देश के अन्नदाता किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करना, स्वावलंबी बनाना और समृद्ध करना है। वर्ष 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका अधिक से अधिक हो, तभी सहकार से समृद्धि होगी। जब इस देश का अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा, तभी सहकार और सरकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती प्रदान करेंगे। माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किया है, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया था। मैं उसी का दे रहा हूं। उन्होंने सवाल किया है कि कितने लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है और इसमें कितने वर्ष लगेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में लगभग 17 लाख प्रशिक्षित श्रम बल की सहकारिता क्षेत्र में आवश्यकता होगी। उस आवश्यकता को देखते हुए हमने अगले 4 वर्षों में, जिसमें डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, पीएचडी है, ऑनर्स है, जिसका 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का पाठ्यक्रम है, हमने 20,58,000 लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। अध्यक्ष जी, ये जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाएगा, ये क्या जो ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए प्रशिक्षित करना है या नए जवान को भी प्रशिक्षित करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर सर्विस का क्या प्रावधान रहेगा? उनको फिर इंटरव्यू देना है, क्या करना है? माननीय सदस्य डायरेक्टली रिक्रूट होंगे?
माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अच्छा सवाल किया है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे दूसरे संस्थानों के द्वारा छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार यह विश्वविद्यालय भी विशेष तौर पर कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराएगा, जो कि कुशल और प्रशिक्षित मैन पावर के रूप में कोऑपरेटिव सेक्टर की जरूरतों को पूरा करेगा। जहां तक उनकी सर्विस सिलेक्शन और इंटरव्यू का सवाल है, इस विषय पर मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि अधिकतर सहकारी समितियों राज्यों के अधीन आती है और उसकी अपनी स्वायत्ता है कि वे अपने नियमों और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त करें। इसके अतिरिक्त यह विश्वविद्यालय सभी स्तर के सेवारत कर्मियों का, जैसे कि मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं और ग्राउंड लेवल पर कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीशियन, मिल्क प्लांट ऑपरेटर आदि के कर्मियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मियों की कार्यदक्षता बढ़ेगी। सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सहकारिता के मूल सिद्धांतों की जानकारी भी यह विश्वविद्यालय देगा। अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता क्षेत्र की ताकत को देखकर जो एक अलग से मंत्रालय बनाया, पहले तो उनका आभार प्रकट करते हैं और उसमें एक अनुभवी मंत्री को बनाया ताकि इस क्षेत्र को और ताकत दी जा सके। कुछ काम हमने पिछले वर्षों में देखे माननीय अध्यक्ष जी, जिसका लाभ सहकारिता क्षेत्र में मिला है। लेकिन जहां आज ये बात की गई कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना सरकार करने जा रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या इसके माध्यम से जो हमारी क्षेत्रीय जरूरतें हैं, विशेष तौर पर पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाना हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों या कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हो, क्या ये जो स्टैंडर्डाइज इसका करेंगे करिकुलम को, क्या उससे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से भी कुछ करने वाले हैं, जिससे हमारे यहाँ सहकारी क्षेत्र को बल मिले? और विशेष तौर पर महिलाओं को जहाँ लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या इसके माध्यम से उसको भी बल मिल पाएगा? और जो हमारे सहकार से समृद्धि का संकल्प लेकर चले हैं, उससे क्या टारगेट रखा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर से हम अगले 10 वर्षों में क्या प्राप्त करने वाले हैं? क्या अगर इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे तो लाभ। धर्मेंद्र जी, सबको खड़ा होकर ज्ञान मत दो, सब ज्ञानवान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल किया है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की परियोजना को पूरा करने के मंत्रालय के द्वारा 60 से अधिक नई पहलें की गई हैं। इन पहलों के द्वारा पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया गया है, डेयरी को भी पैक्स में कन्वर्ट किया गया है, मत्स्य पालन को भी पैक्स के अधीन लाया गया है, पैक्स का कंप्यूटरीकरण करके उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्यरत रहते हुए लगभग 300 डिजिटल सेवाएं प्रदान भी कराएगा। पैक्स गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप वितरण एवं जन औषधि केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। 3 नए नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव सोसाइटी NCL, NCOL और BBSL ये भी अलग से बनाए गए हैं। बदले हुए परिवेश में माननीय अध्यक्ष में बताना चाहूंगा, पैक्स और सहकारी क्षेत्र में खेती संबंधित काम के अलावा मल्टीपर्पज कार्य करेगा। इसके लिए कुशल और दक्ष श्रमबल सहकारी क्षेत्र के लिए आसानी से देश में उपलब्ध हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार देश में अन्य प्रकार के स्पेशलाइज्ड शिक्षण संस्थान हैं, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सेक्टर के स्पेशलाइज्ड शिक्षण संस्थान के रूप में ये विश्वविद्यालय काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिमाचल की बात है, माननीय सदस्य ने पूछा है, जहां तक हिमाचल राज्य का सवाल है, मैं माननीय सदस्य सम्मानित सदन को अब आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का लाभ हिमाचल प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों को मिलेगा। सहकारिता की जड़ें हिमाचल में पहले से ही मजबूत हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का गठन विशेषकर सहकारी क्षेत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए किया गया है। हिमाचल राज्य में कार्यरत जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं,
राज्य की, और उनको अवस्थानुसार इस विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। वो सब इस राज्य की सहकारी क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इत्यादि का सिलेबस अपना सकते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में सहकार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। श्री बालाशोरी बल्लभ नेनी। Under leadership of our Prime Minister Shri Modi ji, a separate minister with its mantra, Sahakar se Samruddhi, was created. Thereafter, under the leadership of Honorable Minister Amit Shah ji, this department has taken many steps. Sir, we are all known that this department पूरा review किया, strengthen किया, and also modernization किया, and not only that, and also पूरा department computerization किया, and he promoted more than 2 lakhs PSCs also, and increasing enrollment of the members. Now the welcome step is creating a Tribhuvan Sahakara University, sir, which aims to develop the skilled professional for marginal, technical and administrative role in cooperative services. Sir, my question is, will the government will consider to set up a center of Sahakari University in the new capital city of Amaravati, AP as well? It will helpful for the Pura southern states, and in this regard, AP government is ready to give the land, whatever land is required. Thank you. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है उसके संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा, इस देश में अब तक जो व्यवस्था थी बड़ी खंडित थी। अलग अलग तरह के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो शिक्षण संस्थान चलाते थे, कोई यूनिफाइड कार्यक्रम नहीं था। देश में यूनिफाइड कोर्सेज हो, इसलिए इस विश्वविद्यालय की जरूरत पड़ी, और ये विश्वविद्यालय जल्दी जरूरत हो, जल्दी बने, इसके लिए इरमा को चुना गया, जिसका पहले ही कैंपस है, तो वहां पर शुरू करेंगे और सारे देश की मांग को देखते हुए विभिन्न सेक्टरों में यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग शिक्षण संस्थान हैं, उनके अपने कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, वहां की अवस्थाओं को वो अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेना चाहेंगी तो इस यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएशन ले सकते हैं, और इन पाठ्यक्रमों को वहां भी उपलब्ध कराया जा सकता है, वहां के प्रदेश की अवस्थाओं को देखते हुए। धन्यवाद। पुरुषोत्तम रूपाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऐसे बीच में नहीं खड़े होते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सहकार मंत्री जी को और आदरणीय अमित जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये इस यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन पटेल के नाम से जोड़कर जिन्होंने अमूल की स्थापना की थी उसका नाम जोड़ने के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गुजरात की ओर से उनको बधाई देता हूं। सर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, सहकारी क्षेत्र में जैसे हम सब जानते हैं कि ये अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया वो दूध के लिए कोऑपरेटिव है, ऐसे फिशरीज के लिए अलग कोऑपरेटिव हैं, ऐसे अन्य कई व्यवसायों के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव्स काम करते हैं। सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, सबके काम करने के तरीके अलग अलग हैं। तो क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो भी सेक्टर वाइज देने का उसमें प्रबंध किया है या नहीं किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी ने एक अच्छा सवाल किया है। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में जो इस कोऑपरेटिव के 30 सेक्टर हैं, उस 30 सेक्टरों से संबंधित सारी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उत्तम कार्यबल वहां पर निर्मित होगा, और सभी तरह की सभी सेक्टरों के लिए यहां पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। श्री डीएम काथिर आजाद। Thank you, Speaker, sir. डीएम काथिर आनंद। Thank you, sir. You spelled it very rightly, sir. Sir, the Honorable Minister has given a clear indication about how is this
cooperative university is going to perform. So my straight question to you is, if this university is going to come into function, there are a number of colleges and institutions all over India operating under different languages and in different schemes. So if you are going to bring in one particular university and one curriculum, and what is going to be the fate of all the people who have already undergone this education in various institutions, how are they going to be employed? That is my one question. Second, again, there is my big question to you is, what is the language policy you are going to adopt? Whether it is going to be English, Hindi, or English, Hindi, and regional languages. Please answer me, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा सवाल किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, ये इसमें रीजनल लैंग्वेजेस सबके लिए होगी। ये सारी भाषाओं में होगा, और जहां तक राज्यों से संबंधित विषय है, रोजगार से संबंधित उन्होंने सवाल किया है, ये सोसाइटीज और ये टैक्स ज्यादातर राज्यों से संबंधित विषय हैं। किसको रोजगार देना है, किस तरह का रोजगार उनको उपलब्ध कराना है, उनके अपने नियम और आवश्यकता अनुसार वो खुद उसका निर्णय लेने में सक्षम है। ये कह दिया स्वायत्तता है कोऑपरेटिव में, इसलिए अपने अपने राज्य के अंदर आप बनाओ विश्वविद्यालय। ठीक है। 162 राधा कृष्णन की श्री के राधा कृष्णन। सर, माय क्वेश्चन इज 162। माननीय मंत्री जी पर रख दिया गया। ऑनरेबल मेंबर। Thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme was conceived with the intention of uplifting the standard of living of the people in rural area by giving them 100 days of employment. But after 20 years, the central government has cut the budget required for this scheme, and it is also facing difficulties to get the wage in proper time. My own state, Kerala, also get 439 crore from the central government. Sir, does the government plan to enhance the MGNREGA budget to ensure timely payment and adequate employment opportunities? Second, what measure has taken by the central government to release MGNREGA arrears to Kerala, and when will the pending amount to be released? अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा के तहत बजट आवंटन में लगातार वृद्धि हो रही है। जो माननीय सदस्य ने ये चिंता जाहिर किया कि कम हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा सदन को कि वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बजट आवंटन में 11,300 करोड़ रुपए इनके समय में किया गया था। फिर वो 13-14 में बढ़कर वो 33,000 करोड़ रुपए हुए। मैं पूरे सदन को ये भी बताना चाहूंगा कि 2024-25 में ये बजट 86,000 करोड़ रुपए किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेमेंट की बात कही गई है, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मनरेगा के तहत लगभग 13.8 करोड़ मजदूरों को 100% मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। कभी कभी प्रक्रियाओं में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा, सरकार एक एक पाई का भुगतान करने के लिए कटिबद्ध है और ये मोदी सरकार की गारंटी है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Sir, Sir, arrears not given to Kerala. This has not responded to the answer. My second supplementary question is regard with that. Will the government, sir, will the government consider for the implementing of a national level urban employment guarantee scheme similar to Kerala Ayangali urban employment guarantee scheme?
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मुझे लगता है ये ग्रामीण विकास में ज्यादा में होगा। ऐसा मेरे ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं है। श्री हेमंत विष्णु सवरा। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। पालघर जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन वहां मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलने की शिकायतें लगातार आ रही है, जिससे वो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। क्या सरकार को इस समस्या की जानकारी है? यदि हाँ तो इस दिशा में कोई क्या कदम उठाए गए हैं? और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन कौन से ठोस उपाय कर रही है? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार 100 दिन की मजदूरी देने के लिए कटिबद्ध है और विशेष तौर पर जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि देरी हो रहा है, मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले की जब सरकारें थी सन 2013-14 में, तो उस समय 8-8, 9-9 महीने तक मजदूरी नहीं दी जाती थी। मैंने अपने पिछले प्रश्न में ये कहा कि मैंने अपने पिछले जवाब में मैंने कहा कि ये सरकार कटिबद्ध है, पाई पाई पैसा समय पर इनको दे दिया जाएगा। मनिकम टेगोर ऐसे खड़े हो गए तो मनिकम टेगोर बोलो, क्वेश्चन पूछो सर। थैंक यू करने के लिए हो, थैंक यू सर, पूछने के लिए हो। Thank you, sir. As we all know that NRGA was a missionary program of Mrs. Sonia Gandhi, in which Dr. Manmohan Singh's government enacted it as a right for work. And in the rural households, it provides 100 days minimum. And in Tamil Nadu, it's a successful program. I represent a constituency which is Virudhunagar, which is an aspirational district which was announced by the Prime Minister. And this program has been a very useful program. My question is, why, to the Honorable Minister, is that why there is a pain in Modi Sarkar whenever they have to release payment for the people, the workers of NRGS. In Tamil Nadu, Tamil Nadu payment is stopped for more than 2,000 crores has been stopped in NRGS. Whether the Minister will assure that the timely release of payments to Tamil Nadu workers. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फिर वही प्रश्न पूछा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और जैसे मानिक जी ने कहा कि इनके समय में ये योजना चालू की गई है। मैं इस बात को मानता हूं कि इनके समय में योजना चालू की गई थी, लेकिन ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इनके समय में जो पैसे आवंटित होते तो वही खर्चे नहीं होते थे माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारी सरकार में 86,000 करोड़ रुपए आज 2024-25 में आवंटन किया गया है और पूरे देश का, मैं सदन में ये बात रखना चाहता हूं, बहुत जल्द जितने भी हमारे श्रमिक मजदूर हैं उनका पेमेंट बहुत जल्द प्रक्रिया में हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन पाई पाई पैसा उन श्रमिकों का बहुत जल्द दे दिया जाएगा। हर्षमित। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल पॉइंटेड यही पूछना चाहती हूँ कि बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन जहाँ जहाँ इस स्कीम का राज्य सरकारें मिसयूज कर रही हैं, मेरे राज्य में पंचायत के थ्रू जाने के बजाय अपने बंदे बैठा के वो सीधा पैसा अपने मनधड़ंग लोगों को दे रहे हैं। मेरे पास ये एक चिट्ठी है, जो चिट्ठी गवर्नर साहब से, प्रधानमंत्री साहब से लेके इधर मंत्री साहब को भी, ये सिंगे वाला गांव है मेरे लंबी ब्लॉक में। सर, आपको हैरानी होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो खेतीबाड़ी मंत्री है वो सर्टिफिकेट बना के, मैडम पोस्टर नहीं दिखाते, पोस्टर नीचे रखो। सर, ये आपको देने के लिए पोस्टर नीचे देखो। अच्छा, मुझे मत देते, टेबल पे देते हैं, आप सीनियर हो। सर, ये भी क्योंकि ये चिट्ठी मंत्री जी को भेजी है, गवर्नर साहब को भी। सर, वो एक सर्टिफिकेट बना के मुख्यमंत्री पंजाब का और खेतीबाड़ी मंत्री अपनी फोटो लगा के गरीबों के घरों में जाके उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इसके बारे पंचायत को कुछ नहीं पता, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी फोटो कैसे लग सकती है, और ये बीडीओ के दफ्तर से हो रहा है। इसके बारे में जो चिट्ठी लिखी है, इस तरह से मिसयूज जो हो रहा है, मनरेगा के फंड्स बाईपास पंचायत को, इलेक्टेड पंचायत को की जा रही है।
घरों में अपनी फोटो ओके। छपा के, तो उसके माननीय बारे मंत्री में जी- कंप्लेंट में जो मिसयूज है उसके बारे में क्या एक्शन लेते हैं? मंत्री जी लेंगे कि नहीं, ये मुझे प्लीज जानकारी भी दें और जवाब भी दें कि क्या एक्शन लेंगे कि स्टेट सरकारें जो आपकी माननीय स्कीमों का सदस्य- मिसयूज करती माननीय हैं, मंत्री इलेक्टेड पंचायतों को बाईपास करके ओके। वोट अपना लेने के लिए माननीय अपने सदस्य, प्लीज। लोगों को, गरीबों को मिसयूज प्लीज, करती है, प्लीज, शोषण प्लीज। करती है, उसका आप क्या प्लीज, करेंगे? प्लीज, थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां जहां दिशा निर्देशों का पालन नहीं होगा, राशि का मिसयूज होगा, नियमों का उल्लंघन होगा, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम टीम भेजेंगे, जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। कल्याण बनर्जी। Sir, repeatedly last 3 years we are saying about that the benefits of the Manrega is not being extended to the West Bengal. Answer of the honorable ministers are consistently is that this is the minister who has made you minister. Who has made you minister? Sir, आपको नहीं, आपको पीछे, आपको नहीं, आपको पीछे, आप प्रश्न कीजिए, आप डिबेट नहीं करें। Now the constantly the stand which has been taken, by the ministry that there are fraud cases are there of 25 lakhs, and we are repeatedly saying you take immediate steps in this matter. We don't have any objection. You initiate criminal proceeding, you arrest them. We don't have any difficulties, but taking the name of 25 lakhs false card, you can't stop the benefits to the 10 crores people of the West Bengal. Sir, my question is, whether will you implement or not implement? If there is a corruption, why you are not taking them into the custody? Why you are not taking steps? But you can't say that it will not be believed. Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister, you are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore, you can't take steps. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do this thing. Don't do this thing. ये ऐसे कैसे बोल सकता है? ये ऐसे नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी, आप अवस्था दीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते ये। संसदीय कार्य ऐसे नहीं बोल सकता, आप अवस्था दीजिए। अध्यक्ष जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा है और कोई आपने किसी सदस्य को अलाउ किया बोलने के लिए, वो क्वेश्चन ही पूछे ना, आपको मंत्री किसने बनाया, ये कौन होते हैं जी कहने वाले? और एक मिनट मैं व्यस्त हूँ। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी कोई विषय हो तो आपस में टिप्पणी करना बंद कर दें, व्यक्तिगत। नो प्लीज, आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे थे। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट प्लीज। माननीय सर प्लीज, प्लीज, माननीय प्लीज, प्लीज, प्लीज। प्लीज, माननीय सदस्य, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये सदन में आप मानो, कल हम मानो कोई सदस्य बोला आसन पे, ऑफिशियली बोला, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए अनऑफिशियली टिप्पणी का जवाब देना छोड़ दें। आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, ये तरीका ठीक। आप किसको ज्ञान देना, आप मत समझाओ ज्ञान देने का काम। चलो बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कल्याण जी भाई, हो गया। कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है आपको? कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है? आप 5 बार के सांसद हैं। आप जवाब दीजिए, आप उनके बात आप मत दीजिए किस नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये बार बार प्रश्न उठता है, पश्चिम बंगाल में धनराशि रोक दी गई है और प्रश्न पूछने वाले भी व्यक्ति एक ही होते हैं। मैं पिछले
6 महीने से देख रहा हूं, एक ही प्रश्न इनका होता है कि बंगाल में धन का आवंटन क्यों रोका गया है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब केंद्र की टीमें जांच करने बंगाल गई तो हमारी योजनाओं का दूसरा नाम दे दिया। अगर जो कोई टेंडर हुआ तो उसको 2-2, 3-3 पार्ट में काट के उसको रीटेंडर किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी टीमें जो जांच करने गई उनके साथ अभद्रता की गई, और जो टीमें ने जब रिपोर्ट किया तो वहां की धनराशि रोक दी गई। और ये मोदी सरकार है, ना किसी को खाने देंगे, और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मैं ये क्वेश्चन नंबर 163 श्री थरानमिदन MS। ஓகே, மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே வணக்கம். வாழ்க தமிழ். प्रथम किसान सम्मान निधि देते आप बैठ जाओ। आपकी पहले तबीयत खराब हुई थी, आप मत करो अपनी तबीयत खराब, बैठ जाइए। வாழ்க தமிழ். பிரதமர் கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தில் விவரங்கள் மற்றும் அம்சங்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் இந்த திட்டத்தின் பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்த தொகை மற்றும் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட தவணைகளின் எண்ணிக்கை, பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளை கண்டறிந்து பதிவு செய்வதற்காக பின்பற்றப்படும் அளவுகோல்கள் என்ன, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் தொலைதூர பகுதிகளிலே உள்ள விவசாயிகளிடையே பிரதமர் கிசான் திட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன மற்றும் இலக்கு பயனாளிகளை சென்றடைதல் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் என்ன என்பதை விளக்க வேண்டும். அதுபோல அதிக விவசாயிகளை சேர்ந்த அல்லது பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில் கவரேஜ் மற்றும் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை உள்ளதா, எடுக்கப்படுகிறதா, அதன் விவரங்கள் தேவை. ओके, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में उपयुक्त सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं हमारे देश की आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है और हमारे किसानों के पास लैंड होल्डिंग काफी कम है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ के किसान, छोटे छोटे किसान, कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद के लिए, बीज के लिए, आदान के लिए 1000-2000 रुपया भी उनको ब्याज पे लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में हर साल 3 किस्तों में 2000 रुपया डाले जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों 24 फरवरी को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिहार के भागलपुर से डाली गई। प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प और था, माननीय सदस्य ने सही पूछा। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो बड़े मजबूर थे, कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, हमने तय किया कि 2000 की 3 किस्त जाएगी तो पूरे 6000 रुपया ही पहुंचेगा। 1 पैसा कोई खा नहीं सकता इस योजना में। और इसलिए डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है। बीच में योजना में कुछ शिकायत आई कि अपात्रों को भी राशि मिल रही है। तब 3 उपाय माननीय अध्यक्ष महोदय किए। एक लैंड सीडिंग का, आधार आधारित पेमेंट का
और ये KYC का, ताकि कोई अपात्र इस योजना का लाभ ना ले पाए। माननीय सदस्य ने पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, हर पात्र किसान को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान 1 करोड़ पात्र हितग्राही जोड़े गए। बाद में जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब फिर हमने 25 लाख नए नाम जोड़े, और स्वच्छता अभियान के दौरान भी लगभग 30 लाख नए नाम जोड़े गए। हम राज्य सरकारों के सहयोग से ही जागरण के अभियान भी चलाते हैं। और आज भी मैं सभी राज्य सरकारों से यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हितग्राहियों की पहचान का प्राइमरी काम राज्य सरकारें करती है। अगर अब भी उनके राज्य में कोई पात्र हितग्राही शेष रह गया हो तो वो तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए। एक भी पात्र किसान शेष नहीं बचेगा, सबके खाते में पैसे जाएंगे। और किसी पात्र को अगर पहले पैसे नहीं मिले हो और वो पात्र पाया जाएगा, KYC के कारण, आधार सीडिंग के कारण, लैंड सीडिंग के कारण उसकी राशि बंद हुई होगी, तो हम पिछली सारी किस्तों का भी भुगतान करेंगे। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। வணக்கம். விவசாயிகளின் பெரும்பாலும் தவணைகளை பெறுவதில் தாமதங்கள் எதிர்கொள்கின்றார்கள் அல்லது ஆன்லைன் கட்டண முறையில் சிக்கல்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக பின்தங்கிய பகுதிகளில் PM கிஷான் திட்டத்தில் அதிகமாக விவசாயிகளை சேர்ப்பதற்கும் அதன் கவரேஜ் மேம்படுத்துவதற்கும் ஏதேனும் கூடுதல் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றீர்களா, பரிசீலனையில் உள்ளதா அல்லது செயல்படுத்தியிருக்கிறீர்களா என்று எனக்கு தெளிவு வேண்டும். ओके, एक तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके नाम जुड़े हैं भुगतान में कोई देरी नहीं हो रही। क्लिक करते हैं और पैसा 1 घंटे के अंदर खाते में तत्काल पहुंच जाता है। कोई पात्र हितग्राही अगर रह गया हो, पात्र किसान रह गया हो, तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर माननीय सदस्य के राज्य में तमिलनाडु में भी कोई पात्र किसान बचाओ, हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं वो पोर्टल में अपडेट करें, आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दें, उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। अभी तमिलनाडु के पास ही जो मेरी जानकारी है, लगभग ऐसे 14,000 किसान हैं जिनको उनको छानबीन करनी तमिलनाडु की सरकार को, वो छानबीन करके भेज दे, सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। यहां से 1 दिन की देरी भी नहीं होगी, ये मैं उनको आश्वस्त करता हूं। और अगर वो चाहें तो तमिलनाडु के लिए हम एक और विशेष अभियान चला सकते हैं पात्र किसानों का नाम जोड़ने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वयं 2 बार तमिलनाडु गया। एक बार मैं तमिलनाडु गया कृषि विभाग के कामों से, और एक बार गया मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन दोनों बार ना तो वहां के रूरल डेवलपमेंट मंत्री मेरी बैठक में आए, ना वहां के कृषि मंत्री वहां की बैठक में आए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है लाभ देने के लिए। अभी मनरेगा की बात हुई थी, तब भी 7,600 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए गए, आज तक के सबसे ज्यादा। हमने कोई कोताही नहीं। और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आए या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चलाऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की, किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे। श्रीमती महिमा कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं राजसमंद की जनता को नमस्कार बोलना चाहूंगी। मेरा कृषि मंत्री जी से सवाल है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री योजना के से वंचित किसानों को ध्यान में रखते हुए कितनी बार संतृप्ति अभियान चलाती है? अभी निवेदन किया, PM किसान सम्मान योजना का लाभ सभी किसानों को मिले, इसके लिए कई उपाय हमने किए।
एक समर्पित पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, हम उसका ट्रैकिंग भी करते हैं। चेहरे की पहचान आधारित eKYC जैसी सेवा ये पोर्टल प्रदान करता है, जिसे जून 2023 में शुरू किया गया और दूर दराज के इलाके में किसान चेहरे के स्कैन के जरिए भी eKYC पूरा कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर है जहां पंजीकरण किसान करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 अभियान हमने अभी सभी पात्र किसानों को लाभ मिले इसके लिए चलाए हैं और 4था अभियान भी हम 15 अप्रैल से फिर चलाना प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष ना रहे। एक एक किसान को पीएम किसान सम्मान का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और उनको हम लाभ देंगे। श्री जी कुमार नायक। Question number. Thank you, sir. In this very important program for the benefit of the farmers, 2 things are most important, sir. Wait. Marshal, wave at the marshal. आप पूछना चाहते हैं? पूछो। Sir, for this very important program, 2 things are most important, sir. Ownership of the land and the land records, sir. My question is, sir, how are the tenant farmers, sharecroppers and women farmers' interests are taken care of in this program? This is one, sir. Secondly, sir, as you know, in 2011 census, 144.3 million, that is 55% for agricultural laborers, only 45% were agriculturists, sir. As the agricultural irrigation facility is being provided, small and marginal farmers are becoming agricultural laborers. They are losing land, sir. How do we take care of the interests of the agricultural laborers? Will they be considered as farmers and included under this scheme, sir? Okay. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना उन किसानों के लिए जिनके पास लैंड होल्डिंग है, कितनी भी लैंड हो, जमीन उनके पास होना चाहिए, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 164 श्री भाऊ साहेब राजाराम वागचोरे। आप प्रश्न पूछे माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले प्रश्न नंबर बोले 164। ये बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें। नहीं सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जो उत्तर उसने दिया गया है, उत्तर में जो बातें बताई है वो कुछ बातें तो सही है, और जो अकोले तालुका है जो पर्यटक के लिए और पवित्र स्थान है, लेकिन उसके लिए जो कनेक्टिविटी जो पुरानी जो आपने उत्तर में जो फिगर बनाया 138 किलोमीटर, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई है। वो जो रोड बनाए गए पुराने वो जीर्ण हो गए हैं और नए रोड की लेकिन प्रस्ताव भी आपके दफ्तर में है। मैं चाहूँगा कि आदिवासी पर्यटन जो क्षेत्र है, जैसे देश के कश्मीर के प्रति समकक्ष है, इसका आपने ये रोड कनेक्टिविटी देने से यहाँ का बड़ी प्रगति हो सकती है और देश के सामने ये बड़ा कनेक्टिविटी आने के कारण पर्यटन क्षेत्र बढ़ जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनती करता हूं कि आप इस अकोले तालुका पर्यटन क्षेत्र में जिन गांवों में सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है, उसका केंद्रीय टीम से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और जो पुरानी हो गई है उसको रिनोवेशन का भी प्रस्ताव कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि सड़कें राज्य का विषय होती हैं। ये प्रधानमंत्री सड़क के बारे में पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जैसे वो अपने क्षेत्रों के बारे में बताया कि हमारी सड़कें कई खराब हो गई हैं, तो राज्य का विषय ही है। और जहां तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के ऐसी भी एक योजना ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये एक वरदान था जब हमारे नेता
सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस योजना को जब चालू किया था तो उन्होंने ये उम्मीद किया था कि गांव के सुदूर इलाके में जहां सड़कें नहीं गई, वो पात्र बसावटों को उन्होंने इसमें चयनित करने का सपना देखा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश में करीब 7,73,000 सड़कों का निर्माण हुआ, जिसमें 3,33,750 करोड़ रुपए का इसमें काम हुआ। आदरणीय सदस्य ने जो अपने क्षेत्र अकोला तालुका की सड़कों के बारे में बात किया है, मैं बताना चाहूंगा कि अकोले तालुका में करीब 175.20 किलोमीटर लंबाई की 36 PMSY सड़कें स्वीकृत की गई हैं। उनमें से करीब 138 किलोमीटर लंबाई की 32 सड़कें पूरी कर ली गई हैं। मैं अध्यक्ष जी से ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरह वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया है, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना की वो बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में नहीं आती है। सर नहीं आती है, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो फेज 4 जो नई योजना आई है, जिसमें हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बस ऑटो को नए सिरे से हम सड़क बनाएंगे। माननीय सदस्य से भी और पूरे सदन से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 नए बस ऑटो में जो भेज दें वो अपनी सड़कों को, जो भी पात्रता के आधार पर जो चयनित होने लायक होगी उसको कराकर हम लोग कराने का काम करेंगे। माननीय सदस्य रहे मंत्री महोदय, इसके बारे में आपको कहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के ये ट्राइबल एरिया है और ये ट्राइबल एरिया के पूरा भाग जो है शिरडी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये पूरा भाग 15 सड़क योजना में आता है। उसके प्रस्ताव भी आपके कार्यालय में है। मैं आपके तो माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि मैं जब मेरे शिरडी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता हूँ, आदरणीय चौहान साहब को पता है, वो शिरडी बाबा के बड़े भक्त हैं, तो मुझे हर गांव में पूछा जाता है कि आप मंत्री जी को बता देना अगली बार आए तो हर वक्त गांव में जब जाता हूं तो गांव वाले मुझे पूछते हैं, हमें बस बाकी कुछ दो, हमें आप गांव के लिए रास्ता दीजिए। तो हर गांव में रास्ते की मांग है और आपका एक प्रोग्राम है गांव कनेक्टिविटी का, तो मैं आपको बताऊंगा कि अनेक गांव है कि हमारे जुड़े नहीं दूसरे गांव के लिए, तो वो प्रोग्राम आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका निधि उपलब्ध करवा दीजिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब करवा दीजिए। ये विनती आपके सामने मैं रखता हूँ और ये जल्दी से जल्दी करने के लिए भी धन की भी आवंटन करने माननीय मंत्री जी। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा से मैं परिचित हुआ हूं। मैं उनको और उनके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना का चौथा चरण अभी प्रारंभ हो रहा है और उसके लिए 2011 की जनसंख्या पर 2011 की जनसंख्या के आधार पर सामान्य गांव जिनकी 500 की आबादी है, ट्राइबल विलेज जिनकी आबादी 250 है और विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 100 तक की आबादी के गांव को भी हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में जोड़ेंगे। उसके लिए सर्वे का काम चल रहा है। मेरा माननीय सदस्य से और बाकी सभी माननीय सदस्यों से ये प्रार्थना है कि सर्वे के काम में अपने अपने क्षेत्रों में वहां के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर वो रुचि लें। जो जो सड़क इस मापदंड में आएगी उन सबको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ले लिया जाएगा। एन.के. प्रेमचंद्र जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, out of the 72 centrally sponsored schemes, this is the only one scheme, PMGSY, by which the members of parliament are having little bit role in its implementation. Almost all the other schemes, the members of parliament are mere spectators. They have no role. My specific question to the honorable minister is, that is, you are consulting with the public representatives. There is a committee constituted as per the directions of the government of India. That is a Disha committee. We are convening the Disha committee once in 3 months. We are properly conducting it. It is very useful. I would like to know from the honorable minister whether PMGSY is also reviewed in that meeting, but regarding the selection of the roads, as well as giving approval of the roads selected, whether the members of parliament, the Disha committee chaired by the members of parliament,
will be given a specific role so that the involvement of the members of parliament will also be there in the selection of the roads, and active participation of the members of parliament will also be there. And the B part of my supplementary is, recently the government of India has changed the norms. So as far as the state of Kerala is concerned, now the new criteria is 500 meters of road, and roads should be mud roads. Only 10% of the roads will be tar road. Sir, as far as the state of Kerala is concerned, it is very difficult to find out the mud roads. So means the criteria and norms, when you form the criteria, it should be uniform and applicable to all the states. Thereby, we are denying the legitimate right to have the selection of the roads as far as the state of Kerala is concerned. Will you kindly review the norms and criteria for the selection of the roads? These are the two supplementary questions I would like to ask. Thank you very much, Speaker. Sir, we all associate, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, दिशा समिति में माननीय संसद सदस्य शामिल होते हैं। हर 3 महीने में इसकी बैठक होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वो बैठक में भाग लेकर ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं उसकी गहराई से समीक्षा करें। उनमें अगर कहीं कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर अवगत भी कराएं। उनकी भूमिका माननीय अध्यक्ष महोदय दिशा समिति के माध्यम से निर्धारित करने की कोशिश की है, और दिशा समिति क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। चयन में दिशा समिति की भूमिका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय संसद सदस्यों की अनुशंसा राय को वरीयता दी जाती है, उनकी अनुशंसा ली जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो माननीय संसद सदस्यों से राय ले, और राय लेकर जो सड़क मापदंड में आती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हर चरण में कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जो मापदंड में आती है वो संसद सदस्य की अनुशंसा पर वो सड़क ली जा सकती। कोई मापदंड में ही नहीं आएगी तो दिक्कत हो सकती है। दोबारा एक पत्र लिख देना कि जो मापदंड में आती उसकी अनुशंसा सांसदों से ले। मैं दोबारा पत्र भी लिख दूंगा, मैं समीक्षा भी कर लूंगा, और इसको सुनिश्चित करेंगे कि मापदंड में आने वाली सड़क में माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा मानी जाए। क्वेश्चन नंबर 165 डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव काले। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 165 माननीय मंत्री, प्रश्न क्रमांक 165। माननीय सदस्य प्लीज प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगन पेंशन योजना के तहत जो लाभार्थी हमारे भारतवर्ष में पेंशन देने का काम करते हैं, और हम उसकी समीक्षा करने के लिए मैंने कुछ सवाल हमारे मंत्री जी से किए हैं। उस सवाल का जवाब तो उन्होंने लिखित स्वरूप में दिया है, लेकिन उसमें अध्यक्ष महोदय मुझे संरक्षण दीजिए। अध्यक्ष महोदय प्लीज प्रोटेक्शन टू मी। अध्यक्ष माननीय सदस्य, मैं 1 मिनट प्लीज बैठिए 1 मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल के अंदर बीच में न उठा करें, ठीक है? कभी नहीं उठा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो विकलांगों को इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो पेंशन दी जाती है, वो पेंशन के लाभार्थी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि 81 लाख लाभार्थी हमारे देश के अंदर है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर ये लाभार्थी के बाद जो लोगों को उनका प्रमाण पत्र सही नहीं होने की वजह से या उनकी कुछ किल्लत होने की वजह से डॉक्यूमेंट की उनसे हटा दिया गया है, उसकी संख्या कितनी है? ये तो मेरा पहला सवाल है। आप पहले दूसरा सप्लीमेंट्री के टाइम पूछ लेना बेटा। ओके, थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, ये विषय संविधान की
समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची के संबंधित है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर से सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। माननीय सदन जो पूछा है इस पर अभी कोई विचार नहीं है। ऑनरेबल मेंबर, ये पूछा कितनी संख्या है जिसको लिस्ट में से हटा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से, उसकी संख्या उन्होंने बताई नहीं। है आपके पास संख्या? नहीं अध्यक्ष महोदय, बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है। माननीय प्रश्न अच्छा पूछा, आप जवाब दे दो। इनको मैं बुलाता हूं कि ऑफिस में आए। ऑफिस में क्यों? ऑफिस में आए, चाय पिए जवाब दो और पूरा डिटेल उनको बोलते हो प्रश्न अच्छा रूप से डिटेल तो जवाब दो करा दूंगा। ये ऑफिस में जवाब देने का सिस्टम नहीं, यहाँ का जवाब यहीं दिया करो, ठीक है ना? ऑफिस में बुलाने की बात अलग से बात करा करो। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन, आपका सर्वेंट्री। हाँ, ये विकलांगों को हर साल उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि जो 80% के अबव जो विकलांग है उनको अपलोड करने की काम ना पड़े, हर साल अलग अलग बात करे। उसकी वजह से जो लोगों हटा दिया गया है उसको सिर्फ फिर शामिल करेंगे जो गलत तरीके से हटा गया। माननीय मंत्री जी, शिवराज जी आप बता दें सर, हर साल एक मिनट शिवराज जी बता देंगे, वो मुख्यमंत्री रहे, सब जानते हैं कैसे ठीक करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 80% से ज्यादा जो दिव्यांग हैं उनके विवरण को हर साल अपलोड करने की आवश्यकता अब नहीं है, वो समाप्त कर दी गई है। एक बार वो अपलोड हो जाएंगे तो लगातार उनको लाभ मिलता रहेगा। ठीक है। डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। The amount rupees 300 per month, which is sanctioned under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, is insufficient to meet even the basic needs. Is the government considering an increase in the pension amount to ensure financial security for persons with disability? And is the government ready to increase the threshold up to 40%? Currently 80% disability is covered. Is the government planning to increase the disability up to 40%? Thank you, Speaker, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों में इस पेंशन में टॉप अप करके अधिक राशि देते हैं। राज्यों को यह अधिकार है कि वो चाहे तो टॉप अप कर सकते हैं। भारत सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। श्रीमती कनिमोजी। सर, under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, like the member had also raised, that only 300 rupees is being given, and most of it is being covered by the state governments, because the money which the union government gives is hardly covers any expenses for the people who are disabled. So please, we request you to increase the amount and increase your share of what you give for the disabled people of this country. Thank you. पहले जवाब दे चुका हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। 166 डॉक्टर राजेश मिश्रा। 166। माननीय मंत्री जी, कृषि और आपकी मंत्री हो। माननीय मंत्री जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। समय इतना ही है, आपके पास सवाल पूछना जल्दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न लाभकारी कार्यक्रम चलाए गए हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी उस समय पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को क्या फायदा हुआ है, साथ ही पिछले दशक में मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में इससे किस प्रकार सुधार हुआ है। आपका समय नहीं है, कम 12 बजने वाली है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। मंत्री जी का जवाब सुन लो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक विजनरी लीडर वो होता है जो केवल आज की नहीं कल की भी सोचता है, आने वाली पीढ़ियों की भी सोचता है, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी लीडर हैं। उन्होंने खाद के असंतुलित और अत्यधिक प्रयोग के कारण
और बिना ये देखे कि जमीन में कौन कौन से तत्व है। किसान खाद डालता है, जब पता ही नहीं रहता कि जमीन में किस पोषक तत्व की जरूरत है और खाद डालता है तो कई बार पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और कई बार उसके कारण नुकसान भी होता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। जैसे इंसान की हेल्थ का परीक्षण करके उसको किस तरह के दवा की जरूरत है वो दवा हम देते हैं, वैसे मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है ये देख के फिर अगर हम खाद देंगे, फर्टिलाइजर देंगे और कोई पोषक तत्व देंगे तो वो उत्पादन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनके खर्चों में भी कटौती होगी, क्योंकि अनावश्यक खाद डालने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना उन्होंने बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इसके कारण किसानों की लागत घट रही है और 5 से लेकर 7% तक उत्पादकता बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अनावश्यक रूप से खाद डालने के कारण जो दुष्प्रभाव शरीर पर होते थे वो भी कम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस योजना के लिए अभिनंदन करता हूं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के द्वारा कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। नाम मैंने श्री शफी परिमल, श्री सप्तगिरी उल्का, मलविंदर सिंह कंग, मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर, गौरव गोगोई और वेणुगोपाल जी। इसलिए चाहते मेरा नाम आए वेणुगोपाल जी, आपका ही नाम है आज। श्रीमती कनिमोजी, दुरई वाइको, सोगत राय जी, धर्मेंद्र यादव जी, ईबी ईडन जी, एस वेंकटेश्वर, बेनी बहनन, के सुरेश, राजेश रंजन। डॉक्टर प्रोफेसर बीमार हो सोगत राय जी, लेकिन स्थगन जरूर देंगे। ये इनकी निष्ठा है संसद के प्रति। माननीय सदस्यगण, नहीं, मैंने चिंता व्यक्त की आपकी कल और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हाँ, माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति नहीं प्रदान की है।